एवरीवन एंड वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, अभी मैंने दो सीरीज स्टार्ट करी हैं। एक है स्पीडी करंट अफेयर की, एक है लूसेंट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू की। ये स्टार्ट करी है मैंने जो अपकमिंग एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए। जैसे अभी यूपी पीसीएस भी आने वाला है, बिहार पीसीएस भी है, हरियाणा पीसीएस भी आएगा, उत्तराखंड पीसीएस भी है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी है, चाहे वो एसएससी का हो, एनटीपीसी का हो, किसी का भी हो। आपने थ्योरी तो पढ़ रखी होती है, लेकिन एग्जाम में हमें क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं, तो कई बार हम उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब हम रिवीजन जो कर रहे हैं पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन सब का हम करेंगे लूसेंट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के थ्रू। तो आज मैं जो सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ वो है पॉलिटी। इफ अगर आपको ये सेशन लाइव अटेंड करना हो तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। इसी के साथ साथ मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसका लिंक भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहां से उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी ए टू जेड आपकी कुछ भी क्वेरी होगी तो आप सीधा पूछ भी सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज स्टार्ट करने से पहले कि जो कोई भी इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट है उसको ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेरा खुद का भी इंग्लिश मीडियम रहा है आज तक। तो मैक्सिमम चीजें मेरे को पता है कि हाँ ठीक है, हिंदी से इंग्लिश में क्या होती है और इंग्लिश से हिंदी में क्या होती है। और मैं इंग्लिश में भी बताता चलूंगा जहां मेरे को लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ ही। ये दिमाग में मत डालना कि ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, इंग्लिश वालों के लिए नहीं है। ये नहीं, ये बोथ के लिए है। ठीक, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि भारत का संवैधानिक इतिहास से रिलेटेड है कि बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। यानी कि जो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में, उसमें क्या प्रावधान था एक तरीके से। ए ऑप्शन है कि भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का। बी ऑप्शन है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। सी ऑप्शन है हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। डी ऑप्शन है हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। मैम फर्स्ट पेज नंबर है। हाँ, फर्स्ट पेज ही है। मैं इंग्लिश में भी बता रहा हूँ। ठीक, तो अगर इसका आंसर देखा जाए तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, यानी कि हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र है। यानी कि उन्होंने बोला कि ये जो एससी वाले पीपल हैं उनके लिए एक आरक्षण ले आएंगे हम। ठीक, और एक निर्वाचन क्षेत्र मतलब कि जस्ट लाइक कि यहाँ से एससी के ही मेंबर को इलेक्ट करा जाएगा एक तरीके से, या एससी के ही मेंबर यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। तो एक उस तरीके से निर्धारित कर दिया एससी वाले पीपल के लिए। और ये आईएएस 1997 का भी क्वेश्चन है, तो इसमें हम टोटल 24 क्वेश्चन करेंगे और इसमें आंसर आप देखेंगे तो वन का डी ही है। ओके, अब ये आपको दो मतलब इंडेक्स दिए गए, एक तरीके से सूची दी गई है। अब आपको इसमें मिलाना है, मिलाना क्या, मैच करना है आपको कि सूरत विभाजन कौन सी ईयर में हुआ था, सांप्रदायिक अधिनिर्णय, सर्वदलीय सम्मेलन, पूर्ण स्वराज का संकल्प। तो अगर मैं आपको सीधा सीधा इसका बताऊं तो इसका ऑप्शन है बी, यानी कि बी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सूरत विभाजन यानी कि सूरत स्प्लिट जो हुआ था वो हुआ था आपका कब? सूरत स्प्लिट 1907 में। ठीक, 1907 में हुआ था। और सांप्रदायिक निर्णय हुआ था 1932 में। और सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था? वो हुआ था आपका 1928 में। और पूर्ण स्वराज का संकल्प कब हुआ था? 1929 में। क्योंकि उसी के बाद से तो हम 26 जनवरी को एज ए रिपब्लिक डे हमने मनाया ना, क्योंकि उस दिन बोला गया था कि 26 जनवरी को हम एक आजादी का दिवस मनाएंगे, लेकिन एक्चुअल में हमें आजादी मिली थी कब? 15 अगस्त में। तो अब 26 जनवरी को भी हमें कुछ मनाना था, तो उस दिन अब हम रिपब्लिक डे बनाते हैं, है क्या नहीं? ये भी 1997 में क्वेश्चन पूछा गया था आईएएस में।
निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? यानी कि अगर आप देखेंगे तो निम्नलिखित में से मतलब कौन से एक्ट के थ्रू जो गवर्नर जनरल है उसको ये पावर दी गई है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है, ऑर्डिनेंस ला सकता है। चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, ये तो आपको सीधा सीधा पता ही होगा। इसका आंसर है बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के थ्रू ऑर्डिनेंस की पावर दी गई थी। आज जो ऑर्डिनेंस की पावर है वो प्रेसिडेंट के पास कौन से आर्टिकल से है, 123, और गवर्नर के पास 231 के थ्रू वो ऑर्डिनेंस पावर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं कि कौन सा प्रस्ताव या कौन सी घोषणा, कौन सा डिक्लेरेशन कब किसके काल में आया। जैसे अगस्त डिक्लेरेशन या अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो इसका मैं सीधा आंसर बता देता हूं, इसका आंसर होना चाहिए ए। ठीक, यानी कि जो अगस्त घोषणा थी वो आई थी लॉर्ड माउंटेग्यू के टाइम पे। अगस्त प्रस्ताव जो आया था वो आया था लॉर्ड लिलिंथ को के कार्यकाल में। और जो अगस्त संकल्प था वो आया था महात्मा गांधी जी के सामने। और जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस था वो आया था मोहम्मद अली जिन्ना के सामने। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था। 1773, 1771, 1785, 1793। ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा। 1773 में फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उसके बाद चार्टर एक्ट आने लगे और चार्टर एक्ट हर 20 साल पे दोबारा रिन्यू होने लगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। यानी कि ऐसे कौन से गवर्नर जनरल थे जिसके मतलब ऐसे किस गवर्नर जनरल के, मतलब जैसे जो भी कोई भी गवर्नर जनरल है तो उसको ये पावर किस एक्ट के थ्रू मिली कि वो जो उसकी कमेटी ने जो कुछ भी निर्णय लिया है वो उसको नहीं मान सकता है, एक तरीके से उस रिकमेंडेशन को नहीं मान सकता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 के अमेंडमेंट एक्ट या 1813 का चार्टर एक्ट, ये तो हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते ही हैं। किसके थ्रू मिला था ये बताओ। इसका है 1786 का अमेंडिंग एक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट है कि जो महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्यानी नियुक्त किया गया, सामग्री बोल रहा हूँ हवन सामग्री होती है महारानी विक्टोरिया को भारत की, देखो हाँ यार मैं बता देता हूँ मेरी हिंदी प्रोनाउंसिएशन बहुत ही खराब है तो थोड़ा इग्नोर करना उसको महारानी विक्टोरिया को भारत की सामज्ञानी नियुक्त किया गया 1885, 1875, 1866, 1858। सामज्ञानी का मतलब क्या है कि अब जो पावर है वो अब उसके हाथ में पहुंच गई थी। और इसका भी इतिहास में बता देता हूँ, इसका आंसर है 1858। क्योंकि क्या हुआ था, 1857 में रिवोल्ट हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से, उन्होंने जाना कि ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से आ गया। तो रानी ने जो थी वो सारी पावर अपने हाथ में ले ली थी, क्राउन के अंडर में अब सारी चीजें होंगी, आपने पढ़ा था ना। 1857 में विद्रोह हुआ था, 1857 का रिवोल्ट, उसके बाद सारी पावर ट्रांसफर हो गई रानी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, सामज्ञानी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। मतलब जिस टाइम पे 1858 में रानी ने सारे भारत की पावर को अपने हाथ में ले लिया था तो उसने बहुत सारे वादे दिए थे, तो उनमें से कौन से ब्रिटिश शासन ने वादे पूरे किए थे। तो आपके ऑप्शन है, रियासत को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, बी है कि देश रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, भारत व यूरोपियन सभी प्रजा के समान व्यवहार मिलेगा, भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।
तो अगर इसका आंसर देखा जाए तो इसका आंसर है बी कि देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी, यानी कि वो जो जैसे हैं जिस कंडीशन में है वो वैसे ही रहेंगे। ओके, चलिए, मिंटो मोर्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? ये मिंटो मोर्ले रिफॉर्म आया था ना, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म कब आया था? 1909। तो उसका एक उद्देश्य क्या था? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव एक तरीके से? तो ये ऑप्शन है पृथक निर्वाचन प्रणाली, यानी कि वो इलेक्शन सिस्टम करके भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, यानी कि इंडियन का पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, यानी कि वॉर लाइक सिचुएशन में सोल्जर्स को प्रिपेयर करना, इंडियंस को पूर्ण स्वतंत्रता देना, यानी कि पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस दे देना। तो इसका आंसर क्या है? ए, यानी कि इलेक्शन वाली चीज आई थी ना, फिर लोगों में भेदभाव होना स्टार्ट हो गया था, फिर बाद में मुस्लिम्स के लिए आ गए थे कम्युनिस्ट वगैरह, ये सारी चीजें रोल प्ले होने लगी थी, कम्युनल वायलेंस होने लगा था, कम्युनल एंगल रोल प्ले करने लगा था धीरे धीरे करके। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है मोर्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? ये तो जस्ट मैंने अभी बताया, सीधा पता क्या, 1909 में। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, एक बार देख लेता हूँ मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है कि नहीं आ रही है। आ रही होगी, आई होप आप लोगों को मेरी आवाज। चलिए, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? क्रिप्स मिशन 1942, मोर्ले मिंटो सुधार 1909, मोंटेग्यू कैम्पफोर्ड रिफॉर्म 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका जो आंसर है वो है बी, यानी कि मोर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 के थ्रू मुसलमानों के लिए एक अलग से निर्वाचन मंडल का स्टार्टिंग करा गया। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 1909 के इंडियन कौंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था, यानी कि डुअल, वो नहीं होता, डुअल पावर चलती है, यानी कि कम्युनल प्रतिनिधि करा गया, संघीय है यानी कि वही फेडरलिज्म वगैरह की व्यवस्था है, प्रांतीय यानी कि प्रोविंशियल। तो 1909 में क्या करा गया था बताओ? ये तो हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है क्या है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। उसकी वजह से कम्युनल वायलेंस लाइक कंडीशंस की उत्पत्ति होना स्टार्ट हो चुका था। चलिए, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। मोंटेग्यू कैम्पफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था, एक तरीके से समरी क्या थी? राज्यों की स्वायत्तता, यानी कि राज्यों को पूरा इंडिपेंडेंट छोड़ दिया जाए, प्रांतों में दोहरा शासन, या हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, या राज्यपालों को वीटो शक्ति। तो इसका आंसर क्या है? 13 का आंसर है बी, यानी कि प्रांतों में, यानी कि जो भी प्रोविंसेस थे उनमें डुअल पावर, यानी कि डुअल गवर्नेंस चलने लगा था। 14 नंबर क्वेश्चन, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टैमफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड एमरी। तो जो कैबिनेट मिशन था उनके, वो उसके अंदर 3 मंत्री थे, तो इनमें से कौन सा एक नहीं था? तो अगर जिसमें देखें कि कौन सा एक नहीं था, वो थे लॉर्ड एमरी। तो यानी कि बाकी तीनों इसके अंदर थे, कौन कौन? नाम याद रखना, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। तीनों, एक और बार मेरे साथ नाम दोहराना, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। ये तीनों किसके अंदर में थे? ये तीनों उस कैबिनेट मिशन के अंदर में थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है प्रांतीय समूहीकरण, प्रोविंशियल ग्रुपिंग, बी है भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, सी ऑप्शन है पाकिस्तान की स्वीकृति, डी ऑप्शन है संविधान निर्माण का अधिकार।
तो अगर इसका आंसर देखा जाए वो है सी, पाकिस्तान की स्वीकृति कैबिनेट मिशन योजना के तहत नहीं थी। अगर वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत होती तो माउंटबेटन प्लान आने की कोई भी जरूरत ही नहीं होती, है क्या नहीं। चलिए, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया, यानी कि जिस टाइम पे भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था, यानी कि कुल मिलाकर 1947 हमारा देश आजाद हुआ, 1950 में जाके कानून कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करा गया, तो उस बीच किसके थ्रू हमारे यहाँ शासन चल रहा था। भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, यानी कि 1935 के एक्ट के अनुसार चल रहा था शासन। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। डूरंड योजना, मिंटो मोर्ले योजना, माउंटबेटन योजना, वेवेल योजना। तो अगर इसका आंसर देखा जाए तो इसका आंसर है सी, माउंटबेटन प्लान या माउंटबेटन योजना। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेल नहीं है, यानी कि कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। मोर्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये तो हमने देखा ही है। भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वशासन, यानी कि ऑब्वियसली बात है, खुद के लिए शासन दे दिया गया था लोगों को, एक तरीके से गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्रोविंशियल वगैरह। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, एकदम सही। साइमन कमीशन, भारत विभाजन नहीं, भारत विभाजन नहीं था इसका मकसद। ये तो चेक करने आया था ना कि जो 1919 में मोंटेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म आया उसकी वजह से क्या क्या चीजें पड़ रही हैं, फिर वो नया एक और रिफॉर्म लेके आएंगे। साइमन कमीशन का मतलब मकसद भारत विभाजन का थोड़ी था। चलिए, अब आप इसको सही सुमेलित कीजिए, मतलब कुल मिला के आपको मैच द फॉलोइंग करना है। चलो, इसका आंसर मैं सीधे सीधे बता देता हूँ। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत क्या हुआ था, तीसरा वाला, प्रांतों में द्वैध शासन, यानी कि वही डुअल गवर्नेंस। भारतीय सरकार अधिनियम वही 1935 के एक्ट के थ्रू, 1935 के एक्ट के थ्रू क्या हुआ था, प्रांतीय स्वायत्तता, वही प्रोविंसेस को इंडिपेंडेंस टाइप से मिल गई थी। मिंटो मोर्ले सुधार 1909 के थ्रू क्या हुआ था, 1909 के थ्रू सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ था ना। भारत परिषद अधिनियम 1861 के थ्रू क्या होता, सती प्रथा का अंत हुआ था। अधिनियम 1858 के थ्रू ब्रिटिश शासन में शक्ति में आया था, वही क्राउन के हाथ में पावर चली गई थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, वो कब शामिल करा गया था ये बताना है। 1935, 1940, 1919, 1946। तो इसका सीधा आंसर क्या है, 20 का ए, भारतीय सरकार अधिनियम 1935, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1991, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1989। तो अगर इसका आंसर देखा जाए तो इसका आंसर है ए, 1935 के अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था, इनकी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जैसी चीज नहीं, आगे वैसे ही समझ लो। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था, यानी कि किस एक्ट के थ्रू फेडरलिज्म जैसी काइंड ऑफ चीज आई, 1909, 1919, 1935, इनमें से कोई नहीं। बार बार हम एक ही चीज पढ़ रहे हैं तो आपको सीधा आंसर पता चल गया होगा क्या, 1935, क्योंकि डुअल गवर्नेंस वाला सिस्टम आ गया था ना, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट टाइप से। तो जब ये चीज है तो वहां संघवाद आ जाता है, संघवाद का ढांचा फेडरलिज्म। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी, तो इसका भी सीधा आंसर आप बता सकते हैं, बार बार एक ही आंसर हम पढ़े जा रहे हैं, 1935, है कि नहीं।
भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? मोर्लेमेंटो रिफॉर्म 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या मॉन्टेग्यू कैम्सफोर्ड सुधार। तो अगर इसका आंसर देखा जाए, इसका आंसर है बी, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत में सचिव का पद लाया गया था। सचिव, सचिव का मतलब क्या है? वो SOS, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वही वॉइस रॉय, वो है ना गवर्नर जनरल, फिर वॉइस रॉय बने, वॉइस रॉय से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने। ओके, तो आपका ये फर्स्ट फिनिश होता है जो कि इतिहास से रिलेटेड था। नाउ वी आर स्टार्टिंग टू संविधान सभा। एक बार आप लोगों को अगर कुछ भी ऐसा दिक्कत है तो मेरे को आप बता दीजिए, फिर हम संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। आवाज में कोई इशू या कुछ भी ऐसा, ए टू जेड, एनीथिंग? अच्छा, बोर तो नहीं हो रहे हैं? चलिए, सही है, बोर नहीं होने चाहिए। ओके, और YouTube पे जो है वो भी आई होप कि बोर फील ना करें। ज्यादा लंबा सेशन नहीं, मैक्स टू मैक्स 40 मिनट का सेशन रहा करेगा। 50+ क्वेश्चन, यानी कि 70-80 क्वेश्चन डेली कर लिया करेंगे, तो क्योंकि क्वेश्चन के थ्रू काफी अच्छा रिवीजन होता है। चाहे आप कैसे भी करें, आपने थ्योरी चाहे कितनी भी पढ़ ली हो, लेकिन एट लास्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। डजेंट मैटर आपने कितनी थ्योरी कहाँ से पढ़ी है, कुछ मैटर नहीं करेगा। चलिए, संविधान सभा के बारे में स्टार्ट करते हैं। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? बहुत सही, ये बात किसके द्वारा कही गई थी 1922 में? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका एक ही ऑप्शन क्या, महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया था ना कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए, यानी कि संविधान सभा बनाई जाए भारत के संविधान के निर्माण के लिए? MN रॉय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर सीधा सीधा सबको पता होना चाहिए, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, MN रॉय, महात्मा गांधी। तो इसका सीधा आंसर क्या, MN रॉय है कि नहीं? MN रॉय के द्वारा क्या करा गया था, औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था संविधान सभा का। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, MN रॉय, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर क्या, जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप प्रदान किया। और यही एक व्यक्ति थे जिन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश करा था संविधान सभा में। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? यानी कि कांग्रेस ने कौन से ईयर में ये बोला था या इस तरीके का एग्रीमेंट पास करा था कि हम बिना बाहर के किसी भी व्यक्ति का हस्तक्षेप यानी कि कोई भी इंटरफेरेंस किए, मतलब लिए बिना बाहर के किसी भी पीपल का हम खुद संविधान निर्माण करेंगे? तो कब प्रस्ताव पारित किया गया था इस मांग को लेकर? 1928, 1931, 1936, 1942। तो इसका आंसर क्या है, 1936 के अंदर में पास करा गया था। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो इसका आंसर है क्या, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या वल्लभ भाई पटेल? इसका आंसर है बी, जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? क्रिप्स योजना, वेवल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना। यानी कि 1942 में बताओ कौन सा मिशन आया था जिसके थ्रू ये हमने एक्सेप्ट करा था कि भारत में निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा, यानी कि इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का क्या होगा, गठन होगा।
तो ये किसके द्वारा? एक क्रिप्स मिशन, मतलब कि आप लोग अपने भारतीयों को हमारे युद्ध में भेजिए, उसके बाद हम आपको आश्वासन देते हैं कि आपका हम संविधान सभा में इलेक्टेड वाले लोगों को लेके आएंगे, ये वो, मतलब कुल मिलाकर वो आपको एक ट्रॉफी दे रहे थे अंग्रेज क्रिप्स मिशन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बाल गंगाधर तिलक। संविधान सभा की गठन की मांग जो सबसे पहले करी गई थी 1895 में, वो थे बाल गंगाधर तिलक जी। भारत की संविधान सभा गठित करने का अधिकार क्या था? आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो इसका आंसर है बी, यानी कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ओके, नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। तो इसका आंसर हमको सीधा पता चल गया क्या कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही तो हमारी भारत की संविधान सभा आई थी। ये तो सीधा सीधा सबको ही पता होगा। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? मतलब संविधान सभा की जो 1936 में मांग रखी गई थी, वो उसका अधिवेशन कहाँ हो रहा था? कांग्रेस का, जहां पे रखी गई थी कानपुर, मुंबई, फैजपुर, लाहौर। तो इसका आंसर क्या है? सी, फैजपुर। ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389, 409, 429, 505। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 12 का, बताइए, ए, 389 होने थे। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि होंगे, देश रियासतों के 93 प्रतिनिधि होंगे, मुख्य कमिश्नर क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, या ऑल ऑफ द अबव। तो अगर इसका आंसर देखा जाए तो ये सारे सही हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था कि ब्रिटिश प्रोविंसेस से 292 पीपल होंगे, और जो देसी रियासतें हैं, यानी कि जो हमारी इंडियन रियासतें हैं, उनसे 93 प्रतिनिधि होंगे, रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और जो मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र हैं, यानी कि जो एकदम बड़े बड़े लेवल पे, जो कि जहाँ पे अधिकारी लोग बैठते हैं, एक तरीके से ऐसे समझ लो, वहाँ के 4 रिप्रेजेंटेटिव होंगे, यानी कि सही है। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? यानी कि 292 मेंबर में से कितने लोग कांग्रेस से बिलोंग करते थे जो कि इलेक्टेड होके आए थे? 195, 208, 225, 235। तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए? इसका आंसर होगा बी, यानी कि 208 मेंबर कांग्रेस के थे 292 में से। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है? ये पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में, कि पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 289, 299, 324, 333। तो इसमें देखेंगे तो 299। संविधान सभा पुनर्गठित में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? यानी कि जो हमारे इंडियन रियासतें थी उनके लिए कितने प्रतिनिधि थे? 100, 70, 85, 65। तो इसका आंसर है बी, 70। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 208, 229, 249, 289, 289। ठीक, तो इसका आंसर बताओ क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा 17 का बी, 229। ठीक, तो जो पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 229।
क्वेश्चन नंबर 18, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, यानी कि कुल मिला के जो उस कैबिनेट मिशन के थ्रू हमारे यहाँ मंत्री परिषद बनाया गया था, तो लोगों का मतलब कितने लाख व्यक्ति पे एक प्रतिनिधि था, ऐसे समझ लो। 8 लाख व्यक्ति पे, 10 लाख व्यक्ति पे, 12 लाख व्यक्ति पे या 15 लाख व्यक्ति पे। क्या इसका आंसर क्या है? सीधा सीधा बी, यानी कि 10 लाख व्यक्ति पे। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था, यानी कि कुल मिला के जस्ट लाइक जैसे आज हम अपने एमपी को खुद चुनते हैं, आज हम अपने एमएलए को खुद चुनते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट को हमारे एमपी एमएलए चुनते हैं, तो उस टाइम पे संविधान सभा में जो सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किसने किया था? प्रांतों की विधानसभा ने, संघीय व्यवस्थिका उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, प्रांतों की विधानसभा ने उनको चुना था, यानी कि जो प्रोविंसेस की विधानसभा थी उन्होंने उनको चुना था। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, यानी कि सबसे ज्यादा पीपल किस प्रोविंस से आए थे कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें, यानी कि क्या नाम है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में? बंगाल से, चेन्नई से, मुंबई से, संयुक्त प्रांत से, यानी कि वही आज का यूपी, यूनाइटेड प्रोविंस। तो सबसे ज्यादा आए थे आपके डी, यूनाइटेड प्रोविंस, क्योंकि आज भी अगर देखा जाए तो यूपी अपने आप में अकेला देश की राजनीति को पलटने का दम रखता है। क्यों? क्योंकि 80 लोकसभा सीटें सिर्फ यूपी में है, जो कि एक किसी पार्टी को हराने और जिताने का काम करती हैं पूरा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें किस रियासत ने भाग नहीं लिया था? जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा सी, यानी कि हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। 22 नंबर का क्वेश्चन कि बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहां से आए थे बी आर अम्बेडकर जी संविधान सभा में चुनकर? पश्चिम बंगाल, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, या पंजाब से? तो अगर इसका आंसर देखा जाए तो हमारे बी आर अम्बेडकर जी कहां से चुन के आए थे? पश्चिम बंगाल से चुन के आए थे। क्वेश्चन नंबर 23, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया, यानी कि मुस्लिम लीग ने जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें पार्टिसिपेशन करने से मना कर दिया था, लेकिन वो जो पार्टिसिपेशन करने से मना करा था वो किस वजह से करा, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो ए ऑप्शन अगर देखा जाए तो ए ऑप्शन है कि मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। एक सेकंड रुकना, बस एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है, बस एक सेकंड। हेलो, बजा रखी हैं अभी और हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा, बताना है एक बार आवाज। ओके ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, तो मैं ऑप्शन बता रहा था कि मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, और बी ऑप्शन है कि मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, उपयुक्त सभी। अब मेरे को लगता है कि इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इतनी हिंदी आसान लिखी हुई है इसमें कि सबको समझ में आ जाए। तो इसका आंसर क्या है कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? किस आधार पर हुआ?
तो इसका ऑप्शन देखते हैं, समान मताधिकार, सर्व मताधिकार, समिति, सीमित मताधिकार, वर्गीय मताधिकार। तो इसका आंसर है वर्गीय मताधिकार के बेस पर हुआ था एक तरीके से संविधान सभा का चुनाव। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, या कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो अगर इसका आंसर देखा जाए, इसका आंसर है बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। ठीक है। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, प्रोविंस के पीपल द्वारा चुनी गई एक तरीके से, प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुनी गई, यानी कि वही जो प्रोविंसेस में रिप्रेजेंटेशन वो है ना, वो पीपल रिप्रेजेंटेशन करके हम वो करते हैं ना, जैसे अभी हम प्रेसिडेंट को हम चुनते हैं तो सीधा लोगों के द्वारा नहीं चुनी जाती है, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू नहीं चुने जाते हैं वो किसके थ्रू चुने जाते हैं, आपके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। ठीक, तो सेकंड ऑप्शन वो बताना चाह रहा है, गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था, या वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। तो अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या है, 26 वाले का बी, यानी कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। चलिए, भारतीय संविधान को किसने बनाया, संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने, गवर्नर जनरल ने? तो ये तो बहुत ही इजी सवाल है, इसका आंसर क्या होगा, संविधान सभा ने। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए, 1945, 1946, 1947, 1948 में? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका आप सीधा बता सकते हैं, इसका आंसर है बी, यानी कि 1946 में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई, 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है जो कि सबको पता होगा, 9 दिसंबर 1946 को, और सच्चिदानंद सिन्हा जी इसके टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में, या दिल्ली में? तो अगर इसका आंसर देखा जाए तो इसका आंसर है डी, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31, कि संविधान सभा की उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालचारी? तो ये भी इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा, इसका आंसर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान सभा का पहला सत्र यानी कि पहला सेशन हुआ था 16 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1948 को, 9 दिसंबर 1946 को, या 26 नवंबर 1946 को? तो अगर इसका आंसर देखा जाए तो इसका आंसर है सी, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? यार ये तो सीधा सीधा आंसर बताओगे, एकदम सीधा फैक्ट के मानने वाला आंसर है क्या, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, कि संविधान सभा के अस्थायी स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये भी सीधा सीधा आंसर है एकदम, है कि नहीं? कौन स्थायी अध्यक्ष बन गए थे? राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में ना। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ऑब्वियसली बात है, इसका सीधा सीधा डायरेक्टली आंसर सबको पता होगा, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन पढ़ने का कोई मकसद ही नहीं है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे? ये भी एकदम उंगलियों पर रटा होना चाहिए सबको, ये तो आप लोगों को पता भी होगा मेरे हिसाब से, नहीं भी पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर पता है तो और अच्छी बात है। वेनिगल नरसिंह राव, है कि नहीं, वीएन राव। संविधान क्वेश्चन नंबर 37, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? भाई साहब ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, राजेंद्र प्रसाद थे ऑब्वियसली। आपका रिवीजन हो रहा है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, एच एच वेग, टी टी कृष्णामचारी? तो इसका तो आपको सीधा पता होना चाहिए, एच एच वेग इसके नहीं थे, के एम मुंशी भी थे, गोपाल कृष्ण अयंगर भी थे, टी टी कृष्णामचारी भी थे। क्वेश्चन नंबर 39,
संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? 9, 12, 13, 16। तो इसका आंसर क्या है? 13 समितियां नियुक्त की गई थी। संविधान के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त 1947 या 16 दिसंबर 1947। तो इसका आंसर अपन को सीधा पता है क्या? 29 अगस्त 1947 को संविधान की प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये भी एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर थे ना, है कि नहीं? बी आर अम्बेडकर ही तो अध्यक्षता कर रहे थे ना, यही कमेटी थी जो कि काफी बड़ी थी, है कि नहीं? और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसके अंदर कितने सदस्य थे? ऑब्वियसली बात है, इसके अंदर 7 सदस्य थे। ये एकदम फैक्चुअल डायरेक्ट है, इसलिए मैं इसके सीधे आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं भी पता कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। तो इसके ऑप्शन पढ़ने में ऐसा कुछ इतना खास नहीं है। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदाउल्लाह, के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर। तो इसका आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। 45 की संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? बी आर अम्बेडकर, वी एन राव, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। संविधान में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? एकता और अखंडता, बहुमत, सर्वसम्मति, सहमति और समायोजना। तो इसका तो सीधा क्या पता है कि सहमति और समायोजना की आपस में लोगों की सहमति होगी, योजना बनाई जाएगी, बातें करी जाएंगी, तो उस आधार पर निर्णय लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 47 की संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये तो यार अभी मैंने बताया भी था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लेकर आया था? जवाहरलाल नेहरू। उंगलियों पर रटा है ये तो, है क्या नहीं? क्वेश्चन नंबर 48 की भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जो फेडरल पावर रिलेटेड कमेटी थी, उसके कौन अध्यक्ष थे? सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णराम स्वामी अय्यर या पंडित जवाहरलाल नेहरू? ये तो एकदम डायरेक्टली पता होना चाहिए। कौन थे इसके फेडरल वाली के? पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय पावर के ना, फेडरल पावर के। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा? तो ऑब्वियसली बात है, इसको कौन अपनाएगा? संविधान सभा अपनाएगी ना, ठीक है। चलिए 50, क्वेश्चन नंबर 50, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। जनवरी 22, 1946, जनवरी 22, 1947, जनवरी 20, 1947 या जुलाई 26, 1946? तो इसका आंसर है बी, जनवरी 22, 1947 को। अच्छा एक बात बताओ, ये 69 क्वेश्चन है और 24 क्वेश्चन हमने पहले कर लिए, तो यानी कि 70 और 24 के आसपास अगर मिलाया जाए तो लगभग हमारे 94 के आसपास क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अब ये बताइए, क्या 50 तक रहने दूं या 69 पूरे कर दूं? बताओ। फिर ये संविधान सभा खत्म हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट कर लेंगे। चलिए एक काम करते हैं, पूरा ही कर देते हैं, टोटल ठीक ठाक क्वेश्चन हो जाएंगे 94 एक दिन में। 94 एक घंटे में क्वेश्चन करना बहुत अच्छा है ना, रिवीजन तगड़े से हो रहा है। मैं सीधा सीधा बता देता हूँ क्योंकि ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, तो आपका भी रिवीजन हो जाएगा। ओके, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे हमारे जेवी कृपलानी। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन, इसका भी आंसर क्या है? जुलाई 1947 में भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। तो इसका आंसर क्या है? डी, 22 जुलाई 1947 को। देखो ये फैक्चुअल है, इसलिए मैं इसके आंसर नहीं पढ़ा हूं ऑप्शन, क्योंकि ये हर एक व्यक्ति को पता होते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो इसका आंसर क्या है? सी, 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा का अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान सभा लास्ट बार कौन सी तारीख में मिली थी?
तो इसका आंसर क्या है? सी, 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो कितने लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किए यानी कि साइन किए? तो इसका आंसर क्या है? बी, 284। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? जिस टाइम पे हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ तो उस टाइम पे कितने आर्टिकल और कितने अनुसूचियां थी? तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या है? 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियां थी। 58 की संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ये तो बच्चे बच्चे को रटा होता था। 2 साल 11 महीने और कितने दिन? 14 दिन या 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। इसका आंसर बी है। ठीक है। किस दिन संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1950 को। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य थे आपके विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा नामित। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर है ए, स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत कर दिया था संविधान सभा से रिलेटेड अपना व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू कि ऐसा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62 के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो मैं सही वाला आपको बता देता हूं सीधा सीधा ना। सही है ए ऑप्शन। कौन सा? कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? यानी कि कौन सा इनमें से कथन संविधान सभा के बारे में सही है? तो इनमें 2 कथन सही हैं, एक 1 एंड 4। संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। एग्जैक्टली ये अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे, ये भी सही है। बट बीच के 2 गलत हैं। वो गलत क्या है? देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया, ये तो गलत है, सम्मिलित किया गया था। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लोगों की भी राय ली जाती थी। क्वेश्चन नंबर 64 भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, यानी कि प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता भारतीय संविधान सभा के वो किसने की थी? यानी कि सीधा सीधा वो किसका नाम पूछना चाह रहे हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का ना, क्योंकि टेम्परेरी थे ना वो, 9 दिसंबर को बनी, उसी दिन वो आए थे। चलिए, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो वो कौन है? आप लोग अच्छे से जानते हैं, बी आर अम्बेडकर जी। भारत पांडुलेखन समिति को निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो उसमें कौन सदस्य नहीं था? आपका डी, जवाहरलाल नेहरू। बाकी 3 थे, मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी और ए के अय्यर, ये 3 लोग उसके सदस्य थे। भारत का संविधान लागू हुआ था, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो रिपब्लिक डे बनाते हैं ना। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, ये मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं अभी, है कि नहीं, कांग्रेस ने इस स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था और आप लोगों को पता भी होगा। आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो कुल संख्या कितनी थी? 15। थैंक यू यूट्यूब व्यूअर्स, स्टे ट्यून्ड विद मी। अगर आपको कुछ भी सजेशन देना हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, और ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए सीरीज है। इफ अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा एड ऑन करना है, कुछ लगता है गलत है सही है, तो तब भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट एंड स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।